भगवान है, दिखते नहीं है लेकिन भगवान सब जगह है। इसी तरह से शराब। नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। शराबबंदी पर सवालों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो सत्ताधारी दलों के लोग भी मानने लगे हैं कि बिहार में शराब सर्वव्यापी है। यानी बिहार में शराब भले ही दिखती नहीं, लेकिन शराब हर जगह है। जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, जेल जाने से डरते नहीं, फाइन देने से गुरेज नहीं करते, उनके लिए शराब की कोई कमी नहीं है। आरजेडी एमएलसी रामचंद्र चंद्रवंशी के ताजा बयान से बिहार में शराबबंदी सवालों के घेरे में फिर से आ गई है। जैसे भगवान है, दिखते नहीं है लेकिन भगवान सब जगह है। इसी तरह से शराब। शराब की बोतलें चुनावी सभाओं में मिल रही हैं। शराब पीकर लोगों की मौतें हो रही हैं। ट्रक ड्राइवर शराब पीकर सड़कों पर लोगों को रौंद रहे हैं। ऐसे में शराब पर आरजेडी एमएलसी चंद्रवली रामचंद्र चंद्रवंशी के बयान से सियासी तूफान उठ खड़ा हो सकता है। उन्होंने भगवान का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह से भगवान दिखते नहीं लेकिन वो हर कहीं मौजूद होते हैं, उसी तरह बिहार में शराब नहीं दिख रही लेकिन वो हर जगह है। पहले सुनिए रामचंद्र चंद्रवंशी ने क्या कहा। कहीं ये सब कोई जान रहा है कि जैसे भगवान है, दिखते नहीं है लेकिन भगवान सब जगह है। इसी तरह से शराब ऐसी चीज़ बन गई है कि जो दिखता कहीं नहीं है। तो कम से कम ये तो भय है लोगों में कि शराब के वजह से जो चौक चौराहे पर गुंडागर्दी होती थी, व्यसन होते थे, ये होते थे, ये सबसे तो कम से कम राहत है। अब शराब लुके छिपे कोई पी रहा है, रिस्क ले करके, जेल जा करके, फाइन दे करके, दंड दे करके, वो तो चलते रहेगा। तो आपने एमएलसी रामबली चंद्रवंशी को सुना, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से भगवान दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हर जगह मौजूद होते हैं, तो उसी तरीके से बिहार में शराब दिखाई नहीं देती लेकिन हर जगह मिलती जरूर है। अब शराबबंदी पर सत्ताधारी पार्टी के नेता के बयान से बवाल मचना स्वाभाविक है। बीजेपी ने यहां पर रामबली चंद्रवंशी के बयान को सही ठहराया तो जेडीयू ने सरकार का बचाव किया है। चंद्रवंशी जी ने, राजद एमएलसी ने जो बयान दिया है वो ठीक ही कहा है कि बिहार में दारू भगवान की तरह है, दिखता नहीं है लेकिन बिकता हर चौक चौराहे पर है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार में दारू को एक उद्योग का दर्जा दिया है। वो 2 नंबर का उद्योग है और दारू और बालू से 50,000 करोड़ रुपया का एक 2 नंबर का उद्योग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है। शराबबंदी का सभी दलों ने मिलकर समर्थन किया था। कहीं कोई गड़बड़ी या त्रुटि होती है तो कार्रवाई सुनिश्चित होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि शराबबंदी पर ही सवाल उठा दिए जाए। नीतीश कुमार जी की नीयत साफ है, शराबबंदी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। किसी के पास कोई जानकारी हो, सूचना हो तो उसे साझा करना चाहिए ताकि कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। सरकार ने तो हर स्तर पे कोशिश की हुई है, परंतु इन सब के बावजूद जिस तरीके से बिहार में शराब की बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जा रही है और उससे भी ज्यादा जिस तरीके से जमीनी स्तर पे शराब उपलब्ध है, तो वक्त आ गया है कि हम इस कानून के हर पहलू की समीक्षा करें। शराबबंदी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आम लोगों से लेकर सभी पार्टियों के नेता तक शराबबंदी को विफल बता रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि शराबबंदी विफल क्यों है? ऐसा लोगों को क्यों लगता है कि शराबबंदी विफल हो गई है और अब शराबबंदी को खत्म किए जाने की जरूरत है? तो अब आप इसको समझिए। शराब हर जगह मिल रही है, शराब बनाई जा रही है, शराब की तस्करी की जा रही है, लोग शराब पी भी रहे हैं और ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आती हैं। शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। कई सारे लोग हैं जिनकी मौत जहरीली शराब से हो गई। ड्राइवर शराब पीकर लोगों को रौंद रहे हैं। शराब माफिया बेखौफ हो चुके हैं। जहां भी पुलिस की टीम शराब पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है, वहां पर पुलिस की टीम पर हमले कर दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो सवाल है वो लोगों की तरफ से भी उठाया जा रहा है कि शराबबंदी विफल हो चुकी है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे कुढ़नी उपचुनाव के दंगल की। कुढ़नी विधानसभा
यहाँ की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुढ़नी उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है और अब इंतजार है और वोटिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, 8 दिसंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि इस चुनाव में महागठबंधन, एनडीए, वीआईपी और एआईएमआईएम सहित 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच है। दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई है। दोनों इसे 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे हैं। वीआईपी और एआईएमआईएम के चुनावी मैदान में आने से दोनों गठबंधनों के लिए मुश्किलें थोड़ी बढ़ गई हैं। वीआईपी जहां एनडीए के वोट बैंक में सिंधमारी कर सकती है, तो एआईएमआईएम महागठबंधन के मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में कर सकता है। ऐसे में कुढ़नी का मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो गया है। ऐसी वजह है कि कुढ़नी का जंग जीतने के लिए तेजस्वी ने इमोशनल कार्ड भी खेला, अपने पिता लालू प्रसाद की बीमारी का यहां हवाला भी दिया और लोगों से महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट देने की अपील कर दी। तो बीजेपी ने रवि किशन और चिराग पासवान को प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया। अब आप ये समझिए कि क्यों दिलचस्प है कुढ़नी का ये महामुकाबला। पिछली बार कुढ़नी आरजेडी के पास थी, यानी ये सीट जो थी वो आरजेडी के पास थी। आरजेडी के अनिल सहनी यहां से विधायक थे, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें अयोग्य ठहराया है। यात्रा भत्ता घोटाले में अयोग्य करार दिए गए और उसके बाद अब ये सीट जेडीयू के हिस्से में चली गई है। जेडीयू ने यहां से मनोज कुशवाहा को मैदान में उतारा है। कुढ़नी के लिए महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी। नीतीश और तेजस्वी ने जनसभा की। तेजस्वी ने यहां पर इमोशनल कार्ड खेला। जब वो सभा करने पहुंचे थे तो उन्होंने लालू यादव की बीमारी के नाम पर वोट मांगा, बीजेपी को हराने की अपील कर दी। तो वहीं बीजेपी ने चिराग पासवान से चुनाव प्रचार कराया। रवि किशन ने भी बीजेपी के लिए वोट मांगे। 2020 आरजेडी यहां से जीती थी, बीजेपी यहां पर सेकंड पोजीशन पर रही थी। बीजेपी उम्मीदवार को 712 वोट से यहां पर हार मिली थी। बीजेपी ने केदार गुप्ता पर एक बार फिर से दांव लगाया है। 2015 में केदार गुप्ता ने जीत हासिल की थी और उस वक्त जेडीयू उम्मीदवार मनोज गुप्ता को उन्होंने हरा दिया था। 2022 में एक बार फिर से यही दोनों कैंडिडेट आमने सामने हैं। 2020 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, इस बार नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ है। कुढ़नी का मुकाबला इसलिए इस बार बेहद ही दिलचस्प हो गया है क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजों का बदलाव हो चुका है। ऐसे में देखना होगा कि अब कुढ़नी किसकी होती है। बढ़ते हैं आगे। गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। फर्जी तरीके से पुलिस महानिदेशक को अपनी केस की पैरवी कराने के मामले में आरोपित आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत की अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट ने आईपीएस के खिलाफ इश्तेहार जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि आदित्य कुमार ने अग्रिम जमानत के लिए पटना के सिविल कोर्ट में पिटीशन दिया था, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन कल अदालत ने पूर्व एसएसपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेवारी आईपीएस अधिकारी और गया के पूर्व एसपी आदित्य कुमार को थी। वही आदित्य कुमार अब पुलिस से भागे भागे फिर रहे हैं। ये बात अलग है कि बिहार पुलिस आदित्य कुमार को गिरफ्तार करने में अब तक नाकाम रही है, लेकिन इसके बावजूद आदित्य कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब पटना उच्च न्यायालय ने आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जाहिर सी बात है, अब आदित्य कुमार के सामने राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि वो अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद अपने लिए पटना उच्च न्यायालय में गुहार लगाएंगे ताकि उन्हें अग्रिम जमानत मिल सके। बहरहाल अब बिहार पुलिस उनको अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। ये वही आदित्य कुमार हैं जो फरार होने के पहले इसी बिहार पुलिस मुख्यालय में तैनात थे और अब फरारी के बाद पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। पटना से लेकर उनके गृह जिले मेरठ तक पुलिस पहुंच गई है, लेकिन आदित्य कुमार का कोई पता नहीं चल सका है। इस बीच उनके खिलाफ
पटना व्यवहार न्यायालय के आदेश पर इश्तेहार भी जारी कर दिया गया है और जगह जगह पुलिस जो है उनको खोज रही है। जाहिर सी बात है आदित्य कुमार के लिए अब कोई चारा नहीं बचा, देखना होगा उनकी अगली स्ट्रेटेजी क्या होती है। चूंकि बिहार पुलिस का ये इतिहास रहा है कि जितने भी रसूखदार हैं उनके खिलाफ अगर कोई आरोप लग जाता है तो उनको गिरफ्तार करने में बिहार पुलिस नाकाम रही है और अंततोगत्वा ऐसे लोग या तो कोर्ट से बेल ले लेते हैं या फिर उनकी जो है वो सरेंडर कर देते हैं। तो आदित्य कुमार का नाम भी ऐसे ही लोगों में शुमार हो गया है। और सबसे बड़ी बात, अगर बिहार पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों से पूछा जाए तो उनका रटा रटाया जवाब होता है। अभी पिछले दिनों एडीजी मुख्यालय ने ये कहा कि आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले में काम कर रही है और कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। लेकिन ये किस तरह की कार्रवाई है कि आदित्य कुमार अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। मधुबनी के आरएसओपी थाना क्षेत्र में शिक्षक के घर हुई डकैती कांड को पुलिस ने सुलझा लेने का दावा किया है। एसडीपीओ आशीष आनंद के मुताबिक बीते 29 नवंबर को शिक्षक हरे कृष्ण महतो के घर पर 6 बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था और इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड सोनू मियां उर्फ मोहम्मद जफर नामक शातिर बदमाश है, जो कि मूलतः बिहार शरीफ का रहने वाला है, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो मधुबनी के अररिया संग्राम स्थित चिरकुटा इलाके में घर बनाकर बस गया है। पुलिस के मुताबिक सोनू मियां और उसके साथियों पर बिहार शरीफ समेत कई जिलों में लूट और डकैती के 20 से अधिक केस दर्ज हैं। फिलहाल सोनू मियां फरार चल रहा है। हालांकि उसके गैंग से जुड़े बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े, जिनकी निशानदेही पर मधुबनी पुलिस ने सोनू मियां के अररिया संग्राम स्थित घर पर दबिश देकर भारी मात्रा में जेवरात और धारदार हथियार समेत कई कागजात बरामद किए हैं। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि सोनू मियां उर्फ जफर खान अलग अलग जिलों में अब तक 5 शादियां भी कर चुका है। बहरहाल पुलिस की तहकीकात जारी है। एसडीपीओ आशीष आनंद का कहना है कि लूट गिरोह का मास्टरमाइंड सोनू मियां भी जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। ये लोगों के द्वारा यह घटना कारित की गई थी, जिसका मुख्य मास्टरमाइंड सोनू मियां उर्फ मोहम्मद जफर था। हाल के दिनों में यह आरएसओपी अररिया संग्राम ओपी के चिरकुट्टा नामक जगह पर अपना घर बना के रह रहा है। मूलतः यह बिहार शरीफ का रहने वाला है और वहाँ पर कई सारे कांड, लगभग 20 से 25 कांड उस पर दर्ज हैं और उसके काम करने का मोडस ऑपरेंडी भी यही रहा है। वहाँ से भाग करके यह यहाँ शिफ्ट कर गया। मुजफ्फरपुर इन दिनों अपराधियों का अड्डा बना हुआ है। बीते एक सप्ताह में यहां कई हत्याएं हो चुकी हैं। वहीं शहर से सटे अहियापुर थाना क्षेत्र में बीते 24 घंटे में अलग अलग 3 जगहों पर गोलीबारी हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं बड़ा जगन्नाथ गांव के मुखिया पति की हालत गंभीर है, जबकि एक अन्य जगह युवक को गोली छू कर निकल गई। गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। तो सुपरंजन सनी के बेटा सुपरंजन सनी बोला कहती कि ये घास नहीं गौरव मेरा खेत में, तो हमको जैदी के आखिर तुम्हारा खेत में नहीं, हम अपना खेत में हैं। तो ये बोला कहती कि गाड़ी दिया लगा, तो ये बोला कहती है गंदा गंदा गाड़ी नहीं दो, तुम्हारा माई बाप नहीं है, तुम्हारा बहन नहीं है, माँ नहीं है। बस यही पर सब मारे लगा उसका, बस गोली छोड़ दिया। रेडी पर आता हमको बेटा उता सब लोग आया बचाने के लिए, बस सब लोग मिल के मारे लगा। और उसके बाद में गोली चला दिया तो हमारे बेटा गया बचाता, हमको बेटा का लाठी मार के गिरा दिया। गोली भी लगी है? हाँ, गोली हुए लगा हुआ है, छिटक गया, गोली मारा ना तो हमको भगना ऐसे छिप गया तो उसका बच गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में शराबबंदी कानून के समीक्षा की मांग कर दी। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था ही दुरुस्त नहीं है तो शराबबंदी कैसे सफल होगी। सीएम नीतीश कुमार विकास का दावा करते हैं और बोलते हैं कि उनका काम बोलता है, तो क्या रोज जहरीली शराब से हो रही मौतें ही उनकी काम की निशानी है। बिहार की दुर्दशा है कि लॉ एंड ऑर्डर हो चाहे शराब हो, शराब की नीति तो ऐसी बद से बदतर हो गई है कि हर जगह लोग उसके मौत के घाट उतर रहे हैं। लेकिन आप कहते हैं शराबबंदी है, शराब हर जगह मिल रहा है, हर जगह जहरीली शराब से पी के लोग मर रहे हैं। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर गिरा हुआ है और आप फिर भी कहते हैं कि हमारा काम बोलता है। कौन सा काम बोलता है? जहरीली शराब से मरने वाले लोगों की संख्या, यही आपका काम है।
और इसी बीच बड़ी खबर दानापुर से है। दानापुर के फुलवरिया शरीफ से, जहां जमीन के अंदर से आग की लपटें निकलती हुई देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल इसी मोहल्ले से गैस की पाइपलाइन गुजरती है, जिससे लोगों को डर हो गया कि कहीं गैस का पाइप फट गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को खबर की, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की। मामले की जानकारी पर गेल इंडिया के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। हल्का हल्का आग भी दे रहा था, तो हम लोग को यहाँ मार्केट वाले ने खबर किया, सैयद भाई ने, तो तुरंत हम लोगों ने बोला कि 112 पर कॉल करो। 112 ने लाइनअप दिया कंपनी वाले को, गैस कंपनी वाले को। गैस कंपनी वाली आई और मतलब अपना जो था केमिकल के द्वारा बुझाने का कोशिश किया, लेकिन अभी तक बुझा नहीं, लेकिन कंट्रोल में है अभी। जो पूरा कितने बजे से जल रहा था? शाम 5 बजे से। शाम 5 बजे से। बेतिया के नौतन के एसएफसी गोदाम में डीलर हंगामे पर उतर आए हैं। मामला सड़े हुए चावल की सप्लाई से जुड़ा हुआ है, जिसका वितरण करने में डीलरों को परेशानी हो रही है। सड़े हुए चावल की मुंह खुली बोरियां बोल रही हैं। बता रही हैं कि बेतिया के नौतन के एसएफसी गोदाम में सड़े हुए चावल की बोरियों के मुंह सिल दिए गए हैं, ताकि कोई देख ना पाए और सड़े चावल का हिसाब बढ़िया चावल के साथ हो जाए। गोदाम पहुंचे डीलर सड़े हुए चावल के उठाव पर बवाल कर रहे हैं। बता रहे हैं कि ले जाए गए बोरे अब लौटाने पड़ेंगे। हम 500 बोरा ले गए थे, जिसमें 9 बोरा साफ रिजेक्ट माल आया है, जो हम ये मेरा वापस कर रहे हैं। सड़ा हुआ है। उसका वीडियो बनाकर हम साहब लोगों की भी भेजी है। मुंशी जी क्या बोल रहे हैं? मुंशी जी तो पहले बोले थे कि हम नहीं वापस करेंगे, लेकिन कहने पर वो रख लिए है। दिए नहीं है ना, दिए नहीं है, कहे अगला बीट में दिया जाए। बात सड़े हुए चावल से भी आगे निकल चुकी है। 2 तरह के चावल के मिलावट की बात डीलर कह रहे हैं और गोदाम के मुंशी की संलिप्तता की बात भी सामने आ रही है। मुंशी को हटाए जाने की बात की जा रही है। आधा उसमें उसना, आधा अरवा, और उसके बाद सड़ा हुआ चावल दे रहे हैं जो खाने लायक नहीं है। आदमी तो आदमी है, उसको पशु भी नहीं खाएगा। और यहाँ का जो मुंशी है, उनसे बोलने के बाद वो मुंशी बोलते हैं कि हमको यही मिला, यही देंगे, आपको क्या खाना है। इसलिए हम अब माल नहीं ले जा रहे हैं। हम विभाग से मांग करना चाहते हैं कि हम लोग डीलर लोग को सभी सही सामान मिले, और नहीं तो इस मुंशी को यहाँ से बाहर, यहाँ से हटा कर यहाँ से दूसरी जगह भेजा जाए। बिहार में सही अनाज का वितरण आखिर कैसे होगा, जब डीलरों को दिए जाने वाला अनाज ही सड़ा हो। लाभुकों के बड़े हंगामे से पहले सड़े अनाज पर आवाज बुलंद करने वाले डीलर परेशान हैं। सवाल है कि अनाज के रखरखाव की जिम्मेदारी वाले विभाग को क्या नजरअंदाजी के पैसे मिलते हैं? प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। और मोतिहारी से एक हृदय विदारक तस्वीर सामने आई। पिता की मौत से आहत एक बेटी की चित्कार हृदय को चीर रही है। आरपीएफ में तैनात अपने पिता को अचानक खो देने का गम इतना गहरा है कि काल के निष्ठुर चाल के आगे सब कुछ ठिठक गया। मेरे पापा, मेरे पापा, मेरे मेरे पापा छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए? क्यों? हम लोग का क्या गलती है? क्यों पापा, क्यों? न मोड़ है कोई दाएं न बाएं, कोई रास्ता छूटा है, न पीछे जाने की सूरत है, न आगे कोई रास्ता फूटा है। फिर भी सफर जारी है, मुसाफिर चल रहा है। सांस की सड़क पर बगैर चले भी मुसाफिर थम रहा है। बगैर थमे भी सांस की सड़क पर चलने वाली राही का सफर सच में अनिश्चित है। ये सफर कब थमेगा, किस हाल में थमेगा, ये कोई नहीं जानता। सीआरपीएफ के जवान विकास झा कश्मीर से छुट्टी लेकर अपने गांव फुलवरिया आ रहे थे, पर जम्मू में ही उनकी हृदय गति रुक गई, शरीर निष्प्राण हो गया। विकास झा पिता बनने वाले थे।
पत्नी प्रसव के अंतिम दौर में थी, पर विधाता खेल भी अजीब है। इधर सफर के दौरान उनके प्राण निकले तो उधर नया जीवन का सफर शुरू हुआ। शनिवार को विकास झा का शव उनके गांव पहुंचा, लेकिन शव पहुंचने से पहले शुक्रवार को उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बाबा छोड़ दिए मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे आप जानते हैं ना मेरे बाबा। इस दुख के घड़ी में हम क्या कह सकते हैं। हमारे परिवार में एक बड़े भाई थे जिनसे हम लोगों की मदद और सब हर कार्य में उनके चलते हम लोग आज तक आगे बढ़ते रहे, लेकिन अब वो भी छिना गए और इस दुख को शायद हम लोग सहन करने में असमर्थ हैं। लेकिन हम अपने छोटे भतीजा के लिए और भतीजी के लिए भगवान प्रार्थना करेंगे कि इन लोगों के लिए सरकार ध्यान दे और इन लोगों को जो भी सहायता हो सरकार करे। और पिता अपने बच्चे का मुखड़ा देखने के लिए कश्मीर से चले थे, पर परिवार को उनका शव देखना पड़ा। काल की उसी निष्ठुर चाल ने विकास झा की बेटी को बदहवास कर दिया। ये चित्कार घुले हुए शीशे की तरह कानों में उतर रहा है। पीड़ा की किरचें हृदय को बेध रही हैं। बेटी विधाता से सवाल कर रही है, क्यों पापा क्यों? क्यों का जवाब क्या है? यही क्यों भरत जी ने अपने गुरु से पूछा था कि हे मुनिनाथ, प्रभु श्री राम को वनवास क्यों हुआ? तब गुरु वरिष्ठ भारी मन से कहते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण जस उपजस विधि हाथ। भावी बहुत बलवान है। हानि लाभ, यश अपयश और जीवन मरण ये सब विधाता के हाथ में है। असमय अपने पिता को खो देने वाली इस बेटी के क्यों का भी प्रति उत्तर शायद यही है। मौत अकाट्य सत्य है और इसे हर हाल में स्वीकार करना ही पड़ता है। सीआरपीएफ के जवान विकास झा की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ पूरा गांव भी इसी सच को स्वीकार करने पहुंचा है। क्षेत्र के सांसद और विधायक भी श्रद्धांजलि और परिवार को ढांढस देने पहुंचे। पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई, लेकिन पिता को खो देने की पीड़ा तो अब जीवन भर साथ चलेगी। ये पीड़ा कोई साझा नहीं कर सकता। हाँ, इनके भविष्य को संवारने की कोशिशें जरूर की जा सकती हैं। उम्मीद है कि इस शव यात्रा में उमड़े लोग इस परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। और खबर गोपालगंज से। गोपालगंज में झाड़ियों के बीच लावारिस हालत में नवजात बच्चा मिला, जिसके पैर को चूहों ने कतर कर जख्मी कर दिया है। मामला नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर गांव का है। लावारिस हालत में मिली नवजात को इलाज के लिए सदर अस्पताल के चाइल्ड केयर यूनिट में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार नवजात की हालत में सुधार हो रहा है। जब नवजात स्वस्थ हो जाएगा तब उसे विशिष्ट दस्तक केंद्र को सौंप दिया जाएगा, जहां वो 4 साल रहने के बाद किसी निसंतान दंपति को गोद दिया जाएगा। हजियापुर से पॉलीथीन में बच्चे को लेकर आई थी महिला, और इस बच्चे का जो है अंगूठा चूहा द्वारा काटा भी गया है। और यहाँ से हम लोग को सूचना मिली है, तब हम लोग यहाँ आए हैं। डॉक्टर मंकेश्वर कुमार सिंह सर द्वारा पता चला, तो बच्चा अभी यहाँ ट्रीटमेंट के रखा गया एसएनसीयू में। अब तक कितने आपके यहाँ वहाँ बच्चे अब तक केंद्र हैं? हमारे यहाँ इस बच्चे को लेकर 4 बच्चे हो गए हैं। किसी को हैंडओवर किया जाएगा, कोई प्रक्रिया भी है? जी, वैसे निशान दंपति जिनके बच्चे नहीं होते हैं उन्हें कारा के वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके बच्चा गोद दिया जाता है। और नालंदा से बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ बर्थडे पार्टी में गोली चली है। नाच गाने के बीच फायरिंग हुई और गोली लगने से किशोरी की मौत हो गई है। दीपनगर के गंजपर की घटना बताई जा रही है, जहां बर्थडे पार्टी चल रही थी और बर्थडे पार्टी में नाच गाना हो रहा था और उसी बीच फायरिंग हो गई, जिसमें बताया जा रहा है कि गोली लगने से किशोरी की मौत हो गई है। तो दीपनगर के गंजपर की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर बर्थडे पार्टी हो रही थी। बर्थडे पार्टी में फायरिंग हुई, गोली लगने से एक किशोरी की मौत हो गई है। नालंदा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये घटना
नालंदा से आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए बर्थडे पार्टी चल रही थी। तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए किशोरी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वहां बर्थडे पार्टी चल रही थी, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था। लेकिन इसी बीच सेलिब्रेशन में फायरिंग हुई और फायरिंग के दौरान गोली किशोरी को लग गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।